हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज में जो मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। उसमें हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ रहे थे और आज मैं आपको बताऊंगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और एक्सपेंडिचर में क्या रिलेशन है, कैसे इम्पैक्ट करती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सपेंडिचर पे, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ठीक है, जो एक्सपेंडिचर है वो हमें पता है, वो है इक्वल होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी, यानी यूनिट प्राइस इंटू क्वांटिटी हमें एक्सपेंडिचर देता है। ठीक है, अब ये एक्सपेंडिचर जब भी प्राइस चेंज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग चेंज होगी। ठीक है, किसी भी कमोडिटी का, तो उससे हमारे एक्सपेंडिचर पर असर पड़ेगा। उससे हमारे एक्सपेंडिचर कम हो सकता है या बढ़ सकता है या सेम रह सकता है। कम होगा, कब बढ़ेगा या कब सेम रहेगा, वो इस टेबल के जरिए मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। देखिए, चलिए देखिए, पहले केस में पहले हम प्राइस को इंक्रीज करेंगे, फिर डिक्रीज करेंगे और हम देखेंगे कि एक्सपेंडिचर पे क्या असर पड़ेगा। अगर हम पहले प्राइस को इंक्रीज करते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड जो है, जो चेंज आएगा क्वांटिटी में, क्वांटिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, लेकिन एक्सपेंडिचर पे क्या असर पड़ेगा वो डिपेंड करेगा कि प्राइस की चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड कितनी चेंज होती है। ठीक है, अगर हम परसेंटेज चेंज इन प्राइस, फॉर एग्जाम्पल 10% इंक्रीज होगा प्राइस, लेकिन जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज तो होगी, लेकिन कितनी। यहां पे सिर्फ हम कम, एज कंपेयर टू प्राइस चेंज हम क्वांटिटी डिमांडेड को डिक्रीज करेंगे कम, मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो होगा वो ज्यादा होगा और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी वो कम होगी। उस वक्त हमारे एक्सपेंडिचर जो इम्पैक्ट पड़ेगा, ओवरऑल एक्सपेंडिचर जो पहले के एज कंपेयर टू जो फर्स्ट केस में जो पहले था हमारा एक्सपेंडिचर, उस हिसाब से हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। ठीक है, मतलब जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, उसका नेचर होगा प्राइस इनलास्टिक। कब होता है? जब प्राइस इनलास्टिक तब होता है जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कम होता है एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यहां पे हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। दूसरे केस में हम फिर से प्राइस को चेंज करेंगे, लेकिन इस टाइम जो परसेंटेज क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आएगा वो कम होगी प्राइस के बढ़ने से। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग। लेकिन जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है वो यहाँ पे कम है एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, यानी प्राइस ज्यादा कम इंक्रीज होगा लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज ज्यादा होगी। उस वक्त जो एक्सपेंडिचर है वो ओवरऑल एक्सपेंडिचर हमारा कम होगा। तो यहाँ पे जो नेचर ऑफ इलास्टिसिटी है वो है प्राइस इलास्टिक, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड में जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है वो ज्यादा है। ठीक है, तीसरे केस में हम दोनों को जब जब प्राइस इंक्रीज होगा क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगा, लेकिन ये इनमें जो परसेंटेज है दोनों में सेम होगा, उस टाइम हमारे एक्सपेंडिचर में कोई भी तब्दीली, कोई भी चेंज नहीं आएगी। मतलब जो डिमांड है उसका नेचर होगा यूनिट इलास्टिक डिमांड होगी। ठीक है, और चौथे, पांचवें, छठे केस में हम प्राइस को डिक्रीज करेंगे। अगर हम प्राइस को फॉर एग्जाम्पल पहले केस में डिक्रीज करेंगे बाय -10% और क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी, लेकिन सिर्फ बाय +7%, उस वक्त जो एक्सपेंडिचर है ओवरऑल हमारा कम होगा। लेकिन मतलब क्वांटिटी जो एक्सपेंडिचर है वो कम होगा अगर ज्यादा इंक्रीज होगा प्राइस में, और क्वांटिटी डिमांडेड में प्राइस में ज्यादा डिक्रीज होगा और क्वांटिटी डिमांडेड में इंक्रीज कम होगा इन परसेंट। तब हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो कम होगा, यानी जो डिमांड है, इलास्टिक ऑफ डिमांड है, प्राइस इन इलास्टिक होगी और एक्सपेंडिचर हमारा ओवरऑल कम होगा। ठीक है, फिफ्थ केस में हम फिर से प्राइस को कम करेंगे और क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी, लेकिन जो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज है वो एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज डिक्रीज इन प्राइस ज्यादा होगी। उस वक्त जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा होगा। मतलब यहाँ अगेन हमारे जो इलास्टिक नेचर ऑफ इलास्टिक है वो प्राइस इलास्टिक है, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा है। छठे केस में हम प्राइस को फिर से डिक्रीज करेंगे, लेकिन इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड वो सेम होगा इन परसेंट, तब हमारे एक्सपेंशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर आप इस टेबल को देखेंगे, जब 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 भी नेचर ऑफ इलास्टिसिटी प्राइस इन इलास्टिक होती है, इस केस में और इस केस में, इन दो केस को आप देख लीजिए, केस फर्स्ट और आप केस फोर्थ को आप देख लीजिए, तब क्या होता है, जो प्राइस इन इलास्टिक जब होता है तब जो एक्सपेंडिचर में चेंज आता है वो इन द सेम डायरेक्शन आता है एज कंपेयर टू इन द सेम डायरेक्शन एज ऑफ द प्राइस चेंज। देखिए, यहाँ पे प्राइस इंक्रीज होता है और एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज होता है जब क्या होता है, प्राइस इन इलास्टिक। यहाँ भी प्राइस इन इलास्टिक है, नेचर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड,
जो है वो प्राइस इन इलास्टिक है, तब भी जो हमारा एक्सपेंचर है तब भी हमारा एक्सपेंचर है वो इन द सेम डायरेक्शन जाता है एज अ प्राइस चेंज। देखिए प्राइस कम होता है, एक्सपेंचर भी हमारा हमारा कम होता है। लेकिन जब जब इलास्टिक जब नेचर ऑफ इलास्टिक ऑफ डिमांड प्राइस इलास्टिक होते हैं, तब हमारा जो है एक्सपेंचर का चेंज आता है वो अपोजिट डायरेक्शन में आता है एज दैट ऑफ प्राइस। देखिए यहाँ पे प्राइस इंक्रीज होता है, एक्सपेंचर डिक्रीज होता है। मतलब यहाँ पे प्राइस इलास्टिक, जो नेचर ऑफ इलास्टिक है प्राइस इलास्टिक है, यहाँ भी प्राइस इलास्टिक है। यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पे प्राइस कम होता है लेकिन एक्सपेंचर में ज्यादा चेंज आता है, एक्सपेंचर इंक्रीज होता है। ठीक है, मतलब जब भी नेचर ऑफ इलास्टिक प्राइस इलास्टिक डिमांड होगी तब जो एक्सपेंचर में चेंज है वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा एज दैट ऑफ द प्राइस चेंज। एंड व्हेन नेचर ऑफ इलास्टिक, जब इलास्टिक ऑफ डिमांड प्राइस इन इलास्टिक होगी, तब जो नेचर जो चेंज इन एक्सपेंचर है वो दैट विल बी इन द सेम डायरेक्शन एज ऑफ द प्राइस चेंज। ठीक है, तो ये इलास्टिसिटी ऑफ जो इलास्टिसिटी का इम्पैक्ट, प्राइस इलास्टिसिटी का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा एक्सपेंचर है, वो इस टेबल से मैंने आपको एक्सप्लेन किया। होप आपको ये समझ आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आपको थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का लास्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा। किन फैक्टर्स पे जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है दो गुड्स पे। गुड कौन सा है, नेचर ऑफ गुड क्या है, एक तो इस पे डिपेंड करता है, दूसरा डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट। ठीक है, देखिए अगर गुड एसेंशियल है उसका प्राइस चेंज हो लेकिन हमारी जो क्वांटिटी डिमांड है वो उस पर कोई उतना असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एसेंशियल गुड है, हमें चाहिए ही चाहिए, इसीलिए अगर उसका प्राइस चेंज होगा तब भी हमारी क्वांटिटी डिमांड पे उतना असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर यही गुड लक्जरी गुड है, ठीक है, अगर इसके प्राइस पे जरा सा भी चेंज आए तो हमारी क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज्यादा तब्दीली आएगी। इसका प्राइस बढ़ेगा तो हम डिमांड नहीं करेंगे, हमें चाहिए ही नहीं, हम बोलेंगे हमें नहीं चाहिए क्योंकि लक्जरी गुड है। अगर नहीं भी होगा तो जिंदगी चलेगी फिर भी। ठीक है, मतलब नेचर ऑफ गुड पे डिपेंड करेगा जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, कितनी इलास्टिक डिमांड है वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ गुड है। गुड कौन सा है, लक्जरी गुड है कि एसेंशियल गुड है। ठीक है, दूसरा है जिसपे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड करेगी, वो है अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट। ठीक है, अगर किसी गुड का सब्स्टिट्यूट है, फॉर एग्जांपल अगर इसी एसेंशियल फूड आइटम में हम डिफरेंट वैरायटीज लें, ठीक है, एक तो कलेक्टिवली एसेंशियल फूड आइटम हुआ, फॉर एग्जांपल हमारे पास फूड है, ठीक है, लेकिन फूड की डिफरेंट वैरायटीज हैं। अगर किसी वैरायटी की प्राइस ज्यादा हो गई और उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो हम उसी सब्स्टिट्यूट को पकड़ेंगे, उसी को खरीदेंगे, और जो दूसरी वैरायटी जिसका प्राइस ज्यादा है उसको नहीं खरीदेंगे। मतलब उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, इसलिए उसकी जो डिमांड है वो प्राइस के बढ़ने से कम होगी। ठीक है, बहुत कम होगी क्योंकि उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। फर्ज कीजिए अगर फॉर एग्जांपल अगर उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है और उसका प्राइस बढ़ता है तो हमें वो खरीदना पड़ेगा, क्योंकि क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है इसीलिए हम वही खरीदेंगे। ठीक है, क्योंकि हम क्यों खरीदेंगे वही, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, हमारे पास ऑप्शन हैं, हम उस कमोडिटी जिस कमोडिटी का क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है हम उस कमोडिटी को छोड़ के कोई और कमोडिटी खरीदेंगे जब उसका प्राइस इंक्रीज होगा। ठीक है, मतलब उसकी डिमांड प्राइस इलास्टिक होगी तब अगर उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। अगर उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो उसकी जो डिमांड है प्राइस इन इलास्टिक होगी। ठीक है, एसेंशियल गुड्स में प्राइस डिमांड इलास्टिक ऑफ डिमांड इलास्टिक होती है, प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड इलास्टिक होती है, और जो लक्जरी गुड्स में ये इलास्टिक होती है प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड, और जो एसेंशियल गुड्स हैं उनमें से प्राइस इन इलास्टिक होती है। ठीक है, क्योंकि वो एसेंशियल होती है, हमें खरीदनी पड़ती है, उसके प्राइस जब चेंज होता है तब हम उसकी डिमांड उतनी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करते प्राइस के चेंज होने से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास राइस है, राइस की वेराइटीज है, एक वेराइटी राइस है, दूसरी वेराइटी राइस है, तीसरी वेराइटी राइस है, फॉर एग्जाम्पल इनमें अगर एक वेराइटी की प्राइस इंक्रीज होती है तो हम उसको डिमांड नहीं करेंगे, हम दूसरी वेराइटी में शिफ्ट होंगे, उसी को कंज्यूम करेंगे क्योंकि उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, मतलब उसकी डिमांड इलास्टिक होगी तब। ठीक है, तो होप आपको ये आज का लेक्चर समझ आया होगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, और जो मैंने इससे पहले एक्सपेंचर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या असर रहता है, इंपैक्ट रहता है एक्सपेंचर, वो भी आपको समझ आया होगा।
ठीक है। लेक्चर कैसा लगा आपको, आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। टेक केयर, बाय।